शिष्या कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है अपने सिम्टम्स को लेकर, जो यहाँ आकर फिर से जाहिर हो रहे हैं। उसे फिर से वो दिख रही है। शिष्या को ऐसे रीऑकरिंग एपिसोड्स लिखकर रिलीफ मिलता है, इसलिए उसे यही करने को सजेस्ट किया जाता है। वो लिखता है कि वो जिस जगह पे 10 सालों बाद वान को मिला, उसने उसे वहाँ बहुत बार इमेजिन किया था। इतने सालों बाद भी वान वैसी की वैसी थी, अब तक बदली नहीं। यहाँ वान आई है चिलान के पास। उसका कहना है भले ही रिजॉर्ट प्रोजेक्ट फेज 2 की बिल्डिंग हो गई है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनना उनके लिए आसान नहीं होगा, जबकि कंपटीशन में जोंगवी है। इसलिए वो उनके साथ एक डील करती है। वो एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें बॉक्सिंग, कंस्ट्रक्शन और लू जोंगवी के कोलैबोरेशन डिटेल्स हैं। वो दावा करती है उसके पास ऐसे कई सारे प्रूफ हैं, जैसे कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स वगैरह। वो उन्हें सब देने के लिए तैयार है, बस उसे प्रोजेक्ट टीम में ज्वाइन होना है। वो अपना एक्चुअल मोटिव नहीं बताती, बल्कि ऐसा दिखाती है कि उसे इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले बेनिफिट से मतलब है। पर चिलान कहती है कि वो खुद ये फैसला कर नहीं सकती, क्योंकि फेज 2 प्रोजेक्ट का डायरेक्टर शिष्याओ है, जो लानवी का शेयर होल्डर भी है, तो उसकी ज्वाइनिंग का डिसीजन वही ले सकता है। यहाँ शिष्याओ ऑफिस दौड़ता हुआ चला आया जब उसकी आंटी ने बताया वान यहाँ आई थी एक ऑफर लेकर। उन्होंने उसे बता दिया कि जुवान प्रोजेक्ट टीम में ज्वाइन होना चाहती है, बदले में अच्छा खासा ऑफर भी दे रही है, पर वो इसका फैसला उस पे छोड़ देती है। लेकिन शिष्याओ को रीजन सही नहीं लगता है कि जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट बड़ा है इसलिए वान उसे ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वो इस टाइप की लड़की तो नहीं है। मेंग के स्टूडियो में सभी एक प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट को इंटरव्यू लेने के लिए चूज कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आता। तभी उसके स्टूडियो में जियांगफान का कॉल आ जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर फोन रिसीव करती है और उनके बीच कुछ काम से रिलेटेड बातें होती हैं। और फिर दूसरे सीन में वो आती है वान के पास, उसे बताने कि उसके स्टूडियो पे शिष्याओ इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गया है, पर उसकी एक कंडीशन है, और वो ये कि उस वक्त वान को वहाँ मौजूद होना होगा। मेंग ने उस पर डिसीजन छोड़ दिया आने का, लेकिन जाते हुए ये भी कहा कि ये इंटरव्यू उसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी शिष्याओ और उसके कलेक्शन फर्स्ट स्नो सीरीज पॉपुलर है। अगले दिन शिष्याओ की फोटो शूट हो रही होती है और तभी वान आती है और साइड में बैठ जाती है। मेंग शूट खत्म होने के बाद फोटोग्राफर के साथ फोटो सिलेक्ट कर रही होती है। शिष्याओ जियांगफान को दिखाता है ये फोटोग्राफर मेंग से कितना क्लिंगी हो रहा है, वो तो उसका हस्बैंड है, वो ऐसे कैसे सिर्फ देख सकता है। सो जियांगफान आता है और खुद को मेंग का पुराना दोस्त बताकर ये दिखाता है कि वो मेंग से उससे ज्यादा क्लोज है। फोटोग्राफर भी कहता है कि वो मेंग के साथ लंबे टाइम से काम कर रहा है और दोनों एक दूसरे के वर्क को काफी अप्रिशिएट करते हैं। फोटोग्राफर के जाने के बाद मेंग ने उसे बोला अगर उसे सच में उसकी फिक्र होती तो वह ऐसे खड़े खड़े बकवास नहीं करता। जियांगफान ने बोला कि वो तो उसे पर्सनल स्पेस दे रहा है। मेंग का कहना है ये स्पेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है कि दोनों सालों में कुछ ही बार मिलते हैं। इवन वांग को भी जियांगफान का ऐसे खुद को मेंग का ओल्ड फ्रेंड बताना अच्छा नहीं लगा। सेकंड शूट में शिष्याओ की नजर वान पे अटक जाती है। थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट होती है। शिष्याओ की इमेज फिलहाल सबके नजर में एक मिस्टीरियस पेंटर जैसी है, इसलिए ऑडियंस में क्यूरियोसिटी है। सो उससे सवाल होता है कि उसका अब्रॉड से यहाँ आना और आर्ट एग्जीबिशन उसका चाइना में करियर शिफ्ट है क्या। शिष्याओ ने जवाब दिया पहले तो उसका इरादा नहीं था, पर अब कुछ टाइम से ऐसा वो सोच रहा है, क्योंकि इस बार उसे एक शख्स से सारा हिसाब किताब बराबर करना है। अगला सवाल होता है कि उसकी पेंटिंग में ज्यादातर विंटर और स्नो क्यों होता है, और वो भी लोनली वाइब, ऐसा यूनिकनेस क्यों। शिष्याओ ने बताया कि उसे विंटर कभी पसंद नहीं था, क्योंकि उसने किसी अपने को इसी मौसम में खोया। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आई और उसके बाद से विंटर खूबसूरत लगने लगा, पर उसने भी उसे वहीं धकेल दिया जहाँ से वो निकला था, इसलिए अब विंटर उसके लिए पेन और रिग्रेट बन गया। वान ये सब सुनकर बाहर निकल जाती है और इंटरव्यू खत्म होने के बाद शिष्याओ भी आता है और गुस्सा करता है कि वो उसका इंटरव्यू खत्म होने से पहले बाहर कैसे आ सकती है। और फिर एक सवाल करता है क्या ब्रेकअप के बाद से कभी एक बार भी पछतावा नहीं हुआ उसे। वान ने आंखों में आंखें मिलाकर कहा नहीं। ये सुनते ही शिष्याओ ने उसे अपने कार में बैठाया और अपना विला ले आया और कहा कि उसकी मॉडल बनने और उसके साथ कोऑपरेट करने, तभी वो उसे प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन करने देगा। वो मान गई और पोज देकर कहा उसकी पेंटिंग बनाने। शिष्याओ ने तंज किया मैंने तुम्हें अपने कन्वीनियंट के लिए मॉडल बनाया है, ये मत समझना कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। वान भी टॉन्ट करती है तुम आज भी वैसे ही हो, जरा नहीं बदले, क्या यही सब करना आता है तुम्हें। शिष्याओ ने गुस्से में कैनवस फेंका और उसे पकड़कर कहा तुम तो ऐसा दिखा रही हो जैसे गलत मैंने तुम्हारे साथ किया हो, जबकि तुमने मुझे 10 साल पहले डिसअपॉइंट किया। वान ने पूछा तुम्हें चाहिए क्या। शिष्याओ ने कहा मेरी असिस्टेंट बन जाओ, तभी टीम में ज्वाइन होने के बारे में सोचना। वान मान गई। सो शिष्याओ ने जियांगफान को कहा अपने घर से निकल जाने, ताकि वान उसके साथ रहने के लिए आ जाए। बेचारा जियांगफान का वेडिंग हाउस तो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ वो रहना नहीं चाहता और अब अपने दोस्त के साथ रह कर भी क्या कर सकता था। बेचारा ड्रामेटिक होकर कहता है एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अपने जिगरी दोस्त को बेघर कर दिया। यहाँ वान एक बॉक्स खोलकर अपने और शिष्याओ के फोटोज और अपने एरो पेंडेंट
पेंडेंट को देख रही होती है, तभी उसे शिष्याओं का मैसेज आता है। वो उसे कल से ही मूव इन हो जाने को कहता है, पर वान ने कहा उसे पैकिंग के लिए वक्त चाहिए, वीकेंड तक आएगी। पर शिष्याओं ने उसे परसों तक का डेडलाइन दे दिया। यहाँ शिष्याओं के दादा को पता लगा लू जोंगवी के बॉक्सिंग कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ कनेक्शन है। वो समझ गए कि उनके बेटे और बेटी में अब तक कंपटीशन चल रही है। वो अब भी यही सोचते हैं कि शिष्याओं दोनों से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उन्हें बताया जाता है कि एक्चुअली में शिष्याओं ने लानवी ज्वाइन कर लिया और दिनशांग को लीड कर रहा है। इवन रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के बिडिंग में भी विन किया। दादा खुश तो हो गए, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि शिष्याओं तो पहले इंटरेस्टेड नहीं था, अब उसका माइंड कैसे चेंज हुआ। दोपहर में प्रोजेक्ट के इंचार्ज की वोटिंग हो रही होती है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। और जोंगवी अपने लिए पीच करते हैं कि उन्होंने फेज 1 खुद कंप्लीट करवाया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। बेनिफिट्स करवाए, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिस पे चिलान ने एक बात उठाई, पिछले साल फेज 1 में लगे आग से कितने मिलियंस का लॉस हुआ और जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज और मैन पावर लगे। दोनों अपना अपना पक्ष रख लेते हैं। उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है। तभी शिष्याओं आ जाता है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते चंद बातें बताता है। लाइक फेज 1 को बनाने में पूरे 20 साल लग गए। उस टाइम से मार्केट चेंज हुई है, कंज्यूमर्स की नीड और प्रेफरेंसेस बदल गए हैं। इसलिए अगर फेज 2 को नया मोमेंटम देना है तो आप सबको बदलाव के साथ चलना चाहिए। सबको पता है शिष्याओं कंपनी के फाउंडर का चहीता है। सो वोटिंग रिजल्ट आई और चिलान बन गई रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की इंचार्ज। जोंगवी मीटिंग रूम से मुंह बनाकर निकले और यहाँ शिष्याओं और चिलान तो बहुत खुश हो गए। तभी जोंगवी का अपने बेटे को बुलावा आया। वो उनसे मिलने गया तो उन्होंने गुस्सा किया, अब तुम अपने बाप के खिलाफ जाओगे, यही करने आए थे अब्रॉड से यहाँ पे। शिष्याओं ने बोला उसने उनसे कोई दुश्मनी नहीं निकाली, उसे जो रैशनल लगा वही किया। जोंगवी का गुस्सा सातों आसमान पे कि वो तो उन्हें ही टारगेट कर रहा है। वो लानवी ग्रुप में जोवान के लिए ज्वाइन हुआ है। वो उसे इमेच्योर कहने लगे, जो अब तक एक लड़की को भुला नहीं पा रहा। उसने भी करारा जवाब दिया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसके फादर अब तक नहीं बदलेंगे, ऐसे ही सबको ब्लेम करते रहेंगे। इसलिए उसके दादा अपने बेटे को लेकर अब तक श्योर भी नहीं है। जोंगवी गुस्सा हुए, उसे मैनिपुलेट किया कि अगर आज वो और शिष्याओं साथ होते तो ये कंपनी कब की उनकी हो जाती। शिष्याओं ने भी खुलकर बोला कि उसका लानवी ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये भी कि वो अब बच्चा नहीं रहा जिसे मैनिपुलेट किया जा सके। जोंगवी को पता था शिष्याओं काबू में नहीं आने वाला, इसलिए उन्होंने जियांग्यान को भी बुला रखा था, जिसने बोला कि वो यहाँ कुछ टाइम से है पर अब तक उसे रियल वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिला। उस पे कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी काम की, या वो नाम का स्ट्रेटेजी डायरेक्टर रहेगा। जोंगवी ने बताया ऑफ कोर्स मिलेगा काम। प्रोजेक्ट की बिडिंग खत्म हो गई है, उसके चेयरमैन भी मिल गई है। अब फेज 2 स्टार्ट होगा जिसमें उसका अपना रोल है। सो वो बेसिकली उसे बता रहे हैं चिलान इनएक्सपीरियंस्ड है, इसलिए हेडक्वार्टर्स को प्रोजेक्ट की जानकारी हर पल मिलनी चाहिए जो जियांग्यान को देना होगा। जियांग्यान ने स्मार्टली जवाब दिया कि क्या वो उनके चीफ मैनेजर के पोजीशन हारने के बाद का प्यादा था। वो लिटरली उसे अपना जासूस बनने को कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि वो ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो उनका बेटा है इसलिए ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर का पोजीशन उसके लिए सिक्योर करना चाह रहे हैं। जियांग्यान बिना जवाब दिए जा रहा होता है तो उसे कहते हैं एक न एक दिन लानवी उनका होगा और उनका खून होने के नाते उनका हर चीज जियांग्यान का। जियांग्यान छत पे इन्हीं थॉट्स में डूबा ड्रिंक पे ड्रिंक करता है और वान को बुलाता है और बताता है ये वही जगह है जहाँ दोनों बचपन में आया करते जब भी उन्हें कोई बात सताती, और जब बड़े हुए तब प्रॉब्लम्स में और भी इजाफा हो गया। बातों बातों में वान ने उसे बताया कि वो फेज 2 के प्रोजेक्ट टीम में एंटर हो रही है। ज्वाइन होने के उसके कुछ अपने रीजंस हैं। अगले दिन शिष्या वान को पिक करने आता है, उसके लगेज को भी उठाता है। वान तब तक के लिए अपने घर की जिम्मेदारी मेंग पे छोड़ देती है। मेंग को गुस्सा आता है शिष्याओं के लिए इतना काम करने पे भी उसने उसके बिलव्ड जियांगफान को कहीं रहने की जगह नहीं दी। फिर कहा अच्छा ही हुआ, वो यही डिजर्व करता है। यहाँ शिष्या वान को अपने घर ले आया और कहा कि आज से वो उसके रूम में ही रहेगी। शावर लेकर जब वो कमरे में आई तो शिष्याओं को कुछ दवाई खाते हुए देखा। उसने पूछा ये किस चीज के लिए है। शिष्याओं ने जवाब नहीं दिया और उसे इशारे करने लगा। वान समझ गई, वो अपनी ड्रेस उतारने लगी। शिष्याओं ने उसे बेड पे लेटा कर कहा कि ये सब करने से सब बराबर नहीं होगा। वो उसे बिस्तर पे छोड़कर शावर लेने गया और दीवार पे गुस्सा निकालता रहा, फिर वापस आकर सो गया। अगले दिन वान ने उसके लिए नाश्ता बनाकर रखा, लेकिन उसने बताया प्रोजेक्ट मीटिंग 30 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। वो मीटिंग में आ पहुंचता है और चिलान ने भी डिस्कशन शुरू कर दी। शिष्या वान के इंतजार में घड़ी देखता रहा। बाहर वो अपना वर्क बैच कलेक्ट कर रही थी। अंदर प्रोजेक्ट के बाकी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उतने में वान आई और शिष्याओं के चेहरे पे बड़ी सी
स्माइल आ गई। सबको बताया गया कि ये डायरेक्टर की असिस्टेंट जुआन है। बाकी सबका इंट्रोडक्शन हो ही रहा था कि तभी जोंगवी के सेक्रेटरी आए और प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर जियांग्यान से सबको मिलाया। चिलान और सिशियाओ समझ गए ये जोंगवी का किया धरा है, लेकिन फिर भी सिशियाओ ने उसका वेलकम किया। वान ने जियांग्यान के कैबिन में आकर पूछा उसने उसे पिछली बार अपनी ज्वाइनिंग के बारे में क्यों नहीं बताया। उसने बताया कि लू ने लास्ट मिनट में ये डिसीजन लिया था। जियांग्यान ने उसे काम के बाद घर तक ड्रॉप करने का पूछा तो वान ने बताया कि वो कुछ दिनों तक घर पे नहीं होगी। बाहर से ये सब सुन रहे सिशियाओ ने वान को बुलाकर अपने लिए कॉफी लाने को कहा। वो जैसे ही जाने लगी तो अपने टीम मेंबर्स की बात सुनकर रुक गई, जो जनरल मैनेजर लू जोंगवी, डायरेक्टर सिशियाओ और जियांग्यान के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करते करते वान को चालाक कहने लगी, जो बॉक्सिंग कंस्ट्रक्शन से सीधे इतने बड़े प्रोजेक्ट की पार्ट बन गई। हार के भी जीत गई। सिशियाओ ने आकर बोला काम पे ध्यान देने, ना कि ऐसे गॉसिप्स करने। रात में वान ने डिनर बनाने की बात की तो सिशियाओ ने लंबा सा मेन्यू फरमाइश कर दिया, पर जब वान ने फ्रिज खोला तो वो खाली था। उसने बोला आज तो नूडल से काम चलाना होगा, अगली बार वो सुपरमार्केट से सामाने ले आएगी। सिशियाओ ने उसका बनाया नूडल खाकर बोला कि ये जरा भी टेस्टी नहीं है, पर खा बड़े मजे में रहा था। अचानक उसकी नजर वान के जले हाथ पे पड़ी। उसने बताया कि उसके लिए खाना बनाते वक्त हुआ। उसने ये भी तंज किया कि जब वो कॉलेज के टाइम पे काम करती तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ आने के बाद ही हुआ। सिशियाओ ने कंसर्न होकर पूछा तुम काम करती थी? वान ने बोला हाँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कौन था, मुझे सभी हैंडल करना था। वेल वो कभी नूडल शॉप पे कुक करती तो कभी ट्यूटरिंग करके पैसे कमाती। सिशियाओ वान को हटाकर खुद डिश वॉश करने लगा और बोला जाकर नूडल तुम खुद खा लो, वैसे भी वो बहुत बेकार था और ऐसे काम करती हो वो रेस्टोरेंट बैंकरप्ट नहीं हुआ। वान ने बोला कि वो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था। सिशियाओ ने बोला हाँ, तुम्हारे ज्वाइन होने से पहले पॉपुलर होगा। सो इनका कुछ ऐसे ही था, दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते, एक दूसरे को तंज करते, बोलते कुछ मन में कुछ और होता। सिशियाओ जो उसे हर पल रुलाने की बात करता, उसे दिखाता कि वो उससे बदला ले रहा है, पर अंदर से उसके दिल में वान को लेकर फीलिंग्स अब भी बरकरार है। उसने ड्रॉअर से एक ऑइंटमेंट निकाला। यहाँ वान जो काम कर रही थी उसके आने की आहट सुनकर सोने का नाटक करने लगी। शालू भी पीछे से आ रहा था। वो ज्यादा शोर न मचाए तो सिशियाओ ने उसे चुप रहने को कहा ताकि वान की नींद खराब न हो। देन वो आहिस्ते से उसके हाथ पे मरहम लगाने लगा और यहाँ वान स्माइल करती रही और अपने मॉम डैड की ये रोमांटिक सीन शालू देखने लगा। जैसे ही वान का फोन बजा वो उठने लगी। सिशियाओ जल्दी से सोफे पे सो गया। कॉल पे मिंग ने बताया कि घर का पावर कट हो गया। उसने चेक किया पर कुछ समझ नहीं आ रहा। वान ने बोला तब वायरिंग खराब हो गई होगी, नया इंस्टॉल कराने में टाइम लगेगा। मिंग ने बोला ऐसे तो वो यहाँ नहीं रह सकती, पर उसने अपनी दोस्त को टेंशन नहीं दिया और बोला कि मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन वान सिशियाओ को उठाने के लिए कहने लगी हाँ मिंग, सिशियाओ तो यहीं पे है। उसने बोला यार कितना शोर कर रही हो, मैं सो नहीं पा रहा। वान ने कहा तुमने तो मेरा हाथ टच किया जब मैं नींद में थी, उसका क्या? दोनों समझ गए कि दोनों ही प्रिटेंड कर रहे थे। सिशियाओ ने बोला उसे ये मरहम आगे भी लगाना है, जैसा वो बोलेगा वो सुनना पड़ेगा। उसे दिन अपने साथ वॉक पे चलने को कहने लगा तो वान उसके और शालू के साथ वॉक पे आ गई। सिशियाओ ने डॉगी को एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने रुकवा कर वान से कहा इसे मिल्क चाहिए। सो वो चली गई अंदर इसे लाने के लिए। बाहर आई तो बाप और बेटे एक स्कूटर पे जाने लगे। सिशियाओ ने कहा दोनों से चला नहीं जा रहा। वान उनके पीछे भागते हुए बोली तुम इस तरह से शालू का ध्यान रखते हो, अगर ये गिर गया तो? पूरी फैमिली ऐसे झगड़ा करते करते घर आ गए। वहाँ जब बेडरूम में वान लैपटॉप में काम करती दिखती तो सिशियाओ ने कह दिया कि घर पे कोई काम नहीं होगा, जाकर दूध गर्म करने को बोला। जब वो मिल्क शालू को देकर हॉल रूम में काम करने लगी तो सिशियाओ सोफे पे सोने लगा और वान को बोला यहाँ उसे सोना है, वो भी कमरे में जाकर सो जाए। यहाँ मिंग घर आ गई और जियांगफान को देखकर टॉन्ट किया तुम यहाँ कैसे? तुम तो हमेशा अपने बॉस के आगे पीछे घूमते रहते हो। तुमने बोला यहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलता, तो फिर निकाल दिए जाने पे यहाँ क्यों आ गए? जियांगफान ने कहा कि तुम भी तो आ गई हो। बोली थी आऊंगी नहीं, ये सेल हो जाएगा। मिंग उसकी बात को अनसुना करके अंदर चली गई। कमरे में कुछ था नहीं तो वो जियांगफान का मैट्रेस लेकर रूम में चली गई। ऑफिस में वान कंपनीज की लिस्ट चेक कर रही होती है जिनके साथ वो कॉपरेट कर सके, पर तभी जियांग्यान आया और उसने एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताया जिनके साथ उसने एक प्रोजेक्ट किया था और उनके कॉपरेशन से एनुअल विजिटर्स 23% इंक्रीज हुए। पर सिशियाओ ने बोला ये कंपनी तो ज्यादा प्रॉफिट खुद रख लेगी और रॉयल्टी फीस जो देना होगा वो अलग, और वो जो आइडियाज दे रहा है वो रिपीटेटिव है और उनका मेन मोटो है इनोवेशन। वान ने मामला बिगड़ने नहीं दिया और दोनों प्लान्स को प्रिपेयर करने की बात कही, पर सिशियाओ को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए जब वान कॉफी लेने गई तब उसने उसे कहा वो जियांग्यान की साइड क्यों ले रही है, जबकि उसने जो भी बोला वो ऑब्जेक्टिव है।
उसने वान के करीब आकर कहा उसका जितना काम है वो बस उतना ही करे, वो नहीं चाहती वर्क प्लेस पे कोई उन्हें ऐसे देख ले। सो वो वहाँ से जाने लगी पर सिशाओ ने उसे पकड़ लिया और वान के हाथ से उस पे कॉफी गिर गई। पर वो उसके हैंड्स को देखने लगा कि कहीं उसकी स्किन तो जल नहीं गई और वान भी फिक्र में उसके हाथ से कॉफी पोंछने लगी। तभी जांग्यान आया और कॉफी लेने के लिए दोनों के बीच से गया। सिशाओ गुस्से में वहाँ से चला गया। जांग्यान ने वान से कहा दोपहर को उसकी माँ से मिलने के लिए, क्योंकि वो हमेशा उसे याद करती है। ऊपर से आज उसकी माँ का जन्मदिन भी है। वान जब वापस अपने डेस्क पे आई तब सिशाओ ने अपने फोन पे चिल्लाते हुए कहा मुझसे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट पे मिलो। वान समझ गए कि ये उसे ही कह रहा है। उसने मैसेज में बोला कि आज वो उसके साथ वापस नहीं जा सकती, कहीं और जाना है। सिशाओ फिर से कॉल पे चिल्लाने लगा भूलो मत ये तुम्हारा काम है, और डिनर का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा। दो लड़कियां तो देखने लगी उसे कि ये आखिर कर क्या रहा है। वान ने मैसेज में कहा कि वो जल्दी ही लौट आएगी और आकर खाना बना देगी। तब जाकर सिशाओ माना। ऑफिस से निकलने के बाद सिशाओ सुपरमार्केट आ गया और वान चियान के साथ बूढ़े लोगों की रिहेबिलिटेशन सेंटर आ गई, जहां उसकी माँ को हम बुरी हालत में देखते हैं। वो तो वान को सही से पहचान भी नहीं पाती। पहले जोंगवी ने छोड़ दिया, फिर बेटे ने मुंह मोड़ लिया और कई सालों तक घर नहीं आया, स्टडी में बिजी रहने लगा। वो वान को कहती है ज्यादा से ज्यादा जांग्यान के साथ रहने, क्योंकि उनके बेटे का कोई दोस्त नहीं है। फिर हमें पता लगा कि असल में उन्हें कई सालों से अल्जाइमर हुआ है, वो सब कुछ भूलती जा रही हैं। यहाँ सिशाओ भले ही खुद सुपरमार्केट गया, लेकिन उसने सामान्य मैसेजेस में वान से पूछकर उसकी पसंद की ली। वान जांग्यान की माँ को बर्थडे विश करने और उनके साथ सेलिब्रेशन करके जांग्यान की कार में वापस आई। रास्ते में जांग्यान ने कई सवाल पूछ लिया, क्या मैसेजेस सिशाओ कर रहा है, क्या उन दोनों का रिलेशनशिप सही हो गया, वो लानवी में क्यों आई। वान ने बोला उसे मैसेजेस सिशाओ ही कर रहा है और उनका रिलेशनशिप अब भी वैसे ही है। और रही बात लानवी ज्वाइनिंग की, तो वो उसके कुछ पर्सनल रीजन है जो वो उसे बता नहीं सकती। जांग्यान ने इतना कहा कि वो अगर मुसीबत में हो तो उसे भी बता सकती है, वो भी सिशाओ की तरह उसके काम आ सकता है। वान ने साफ बोला कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो फ्रेंड्स के साथ शेयर या सॉल्व नहीं की जा सकती। वान जब जांग्यान के साथ मार्केट के पास आई तब सिशाओ ने अपनी कार से दोनों को देख लिया। जांग्यान वान से साथ डिनर का पूछ रहा था, लेकिन वान उसे मना करके चली गई। सिशाओ ने उसे रास्ते में पूछा कि वो कहाँ गई थी। वान ने बता दिया जांग्यान की माँ को देखने गई थी। उसने उसे इसलिए पहले नहीं बताया ताकि वो ओवरथिंक ना करने लग जाए। सिशाओ ने कहा वो ऐसा क्यों करे भला, और वैसे भी उसके साथ रहना वान का काम है। ऊपर से उसने उसके सभी मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दिया। वान ने बोला तुम बच्चे थोड़ी हो, कुछ चीजें खुद भी तो ले सकते हो। सिशाओ ने बोला बात चीजों की नहीं है, वो मैसेजेस करे तो जवाब देना होगा। वान को तो उसकी बचकानी बातों से हंसी आने लगी और बोली कि तुम खुद को बॉस और मुझे सर्वेंट समझते हो क्या। सिशाओ ने बोला हाँ बिल्कुल। देन उसे हल्का सा बैग दे दिया पकड़ने के लिए और खुद हेवी वाला कैरी किया। रात में जब वान सोने लगी तब सिशाओ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वान कहती है ऐसे मैं कैसे सोऊं। सिशाओ ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसे ही नींद आती है। अगले दिन ऑफिस में वान को एक फ्लावर बुके आया जो किसी मिस्टर हुआंग ने दिया, जिनसे वो काम के सिलसिले में लास्ट टाइम मिलने गई थी और अब इस प्रोजेक्ट के लिए उनसे डिस्कशन करने उनके कंपनी जाने वाली है। पर उन्होंने बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पे अर्जेंटली जा रहे हैं, अभी वो क्लब में है, तो वो उसे वहीं आकर मिल लेने को कहते हैं। वान ने कहा कि वो उनसे उनके वापस आने के बाद मीटिंग कर लेगी, पर हुआंग ने बताया कि वो वापस जल्दी नहीं आएंगे, सो उसे क्लब में आना होगा। वो उसे एड्रेस भी भेज देते हैं। वान आ तो गई, लेकिन उसने हुआंग से मिलने से पहले वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, अंदर आकर सीधे काम की बात की और कोऑपरेशन फ्रेमवर्क दिखाया, पर वो तो उसे ड्रिंक लेने पे मजबूर करने लगे। उसने मना किया तो उसकी तारीफ करते हुए उसके करीब आए, इवन उसका हाथ पकड़ लिया। वान ने झटका और जाने लगी। उसके ड्रेस पे अल्कोहल गिर गया तो हुआंग ने उसे चेंज कर लेने को कहा। वो भागने की कोशिश करती गई और हुआंग उसे रोक कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। वान ने तुरंत से पेपर स्प्रे निकाला और उनकी आंख पे मार कर भाग गई। यहाँ से पिंग के वर्कशॉप आया। पिंग ने उसे अपने बीवी बच्चे से मिलाया, फिर बताया लूही मर गया जेल में। इतने सालों रहने के बाद जब बाहर आया तो उसे कोई काम नहीं मिला, वो दिन रात शराब में डूबा रहता, आखिर में मर गया। पिंग उसे समझाता है कि वो भी पीना वीना बंद कर दे। देन उसने एक सवाल किया कि क्या अब भी वो वान को लाइक करता है। सिशाओ ने मुस्कुराते हुए बताया कि वान अब उसके घर ही रह रही है और अब जो वो उसके साथ है तो उसे पहले से बेहतर फील होता है। उसी दौरान पिंग कुछ बेहद पुराने न्यूज़पेपर सॉर्ट कर रहा था। उसने बताया कि उसके फादर ने बहुत अच्छे से इसे रखा हुआ था, ये उस मटेरियल फैक्ट्री का है जो बैंकक्रप्ट हो गया था। सिशाओ ने पेपर गौर से पढ़ा और जियांगफान को बोला उसके लिए इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने। वो मान गया, लेकिन एक कंडीशन पे
कि वो अपना आर्ट वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट करे। यहाँ वान को बार बार हुआंग का कॉल आता रहता। अगले दिन जिस लड़की से वान ने फेस 1 के डिटेल्स आर्काइव रूम से लाने को कहा, ये बोल करके वो उससे कुछ सीखना चाहती है। उसने बताया कि उसने चेक किया पर पता लगा 20 साल पहले आर्काइव रूम बना नहीं था। सो ये डिटेल्स कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास होगी। उसने सोचा जरूर इन्फॉर्मेशन लू जोंगवी के पास है। पीछे से जियांगियान भी ये सब बातें सुन रहा था। तभी हुआंग की वाइफ आई और वान को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, पर सिशाओ ने उनके हाथ पकड़ लिए और पूछा ये सब हरकत करने की वजह क्या है। उस औरत के साथ उनकी दोस्त भी थी जो पूरे ऑफिस में तमाशा करने लगी कि वान उनके हस्बैंड को सीड्यूस करती है। वाइफ ने बोला कि शिंघाई और लानवी कोऑपरेट करेंगे पर वान को लानवी से निकलना पड़ेगा। सिशाओ ने बीच में आकर उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा, तो अभी के लिए वो वान को धमका कर चली गयी। कैबिन के अंदर बुलाकर सिशाओ ने वान से सारा माजरा पूछा। उसने बताया कि वो जैसे ही वहाँ गई थी, हुआंग ने उसे ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया और उसे इधर उधर छूने लगे, पर उसके पास पेपर स्प्रे थी और उसने उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। सिशाओ ने उसे कुछ दिनों के लिए लीव लेकर आराम करने को कहा और ये भी बोला कि आज उसे आने में थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी चीजों से डील करना है। उसके बाद उसने विवी को बुलाकर सी एंटरटेनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। घर पे जब वान काम कर रही थी तब उसे कुछ ऐसे आर्टिकल्स भेजे गए जिसमें था कि सी एंटरटेनमेंट में भूचाल आया है, बहुत से विक्टिम्स ने चैट रिकॉर्डिंग्स लीक किए हैं। तभी उसे जियांगफान का कॉल आया। वो सिशाओ को रिच आउट नहीं कर पा रहा, इसलिए वान से पूछने लगा अगर वो घर पे है तो क्या सिशाओ के अवार्ड सर्टिफिकेट दे सकती है। सो वो उसके रूम में गई और ये ढूंढने के लिए जब ड्रॉअर खोला तो उसमें एंटी डिप्रेशन पिल देखी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रिपोर्ट भी देखी। देन उसकी नजर सिशाओ के जर्नल पे पड़ी। उसने उसमें का हर एक पन्ना पढ़ा। उसमें शिष्याओं के 2016 से 2026 के सभी थॉट्स लिखे थे, जिसे पढ़कर समझ आया कि हर साल मौसम बदलता, त्योहार आते, पर वो खुश नहीं होता। उसे नींद नहीं आती। उसकी जिंदगी में एक डलनेस सी थी क्योंकि जुवान उसकी लाइफ से चली गई थी। वान को बहुत ही अफसोस हुआ। जब सिशाओ लौटा तो वो खाना बनाने लगा। इसके लिए वान से एप्रन मांगा पर वो उसे पहनाने लगी और कहा कि उसे उसके लिए सब करने की जरूरत नहीं थी। शिंघाई और लानवी के लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है। ये सब करने से लानवी का लॉन्ग टर्म पार्टनर हाथ से चला जाएगा। वो नहीं चाहती वो या ये प्रोजेक्ट उसकी वजह से किसी भी तरह से अफेक्ट करे। सिशाओ ने साफ कहा कि उसे उसके अलावा कोई बुली नहीं कर सकता। डिनर के वक्त वान ने सॉरी कहा और बताया उसने उसके थेरेपी रिपोर्ट देखे। सिशाओ ने समझाया कि उसकी इंसोमिनिया उसकी वजह से नहीं है, उसकी माँ के गुजरने के बाद से उसे ये प्रॉब्लम थी। उसके आने से तो उसके स्लीप ऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए, पर उसके जाने के बाद से फिर से लौट आए। लेकिन फिलहाल उसके आने से वो सही से सो पाता है। और ये भी बताया कि भले उसके दिल में वान को लेकर ग्रश थी, लेकिन वान ने उसे ब्रिज पे बोला था आगे और ऊपर देखना, तो उसने भी उसी बातों पे अमल किया और इतने सालों से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। सो वान पे उसका कोई कर्ज नहीं है, वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। वान ने बोला जब तक उसके नींद की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो नहीं जाएगी। सिशाओ ने बोला कि वो उसे इसके लिए अपने पास रोके हुए नहीं था, उसे भी गिल्ट में उसके साथ रहना नहीं चाहिए। वान ने कहा ये गिल्ट नहीं है, वो सच में उसे ठीक होते देखना चाहती है। सिशाओ ने उसकी बात मान ली और उसके पास आकर उसे थाम कर कहा कि वो उसके इलनेस की वजह नहीं बल्कि इलाज थी। अगले दिन एक आदमी ने सिशाओ को जुआन फैक्ट्री की डिटेल्स दे दी। उसमें था कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम मटेरियल्स की वजह से आई। आदमी ने बताया कि भले ही फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं कर रही थी, लेकिन आज तक क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आई थी। पर इस इंसिडेंट के बाद फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई और क्लोज हो गई। उसने ये बताया उस वक्त लानवी से किसी को भेजा गया था जुजुन से कांटेक्ट करने के लिए, उसे खरीदने के मकसद से, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद ही फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई। सिशाओ ने पूछा वो मटेरियल्स जुआन को किसने प्रोवाइड की। उसने बताया टाइम बहुत बीत गई है, रिकॉर्ड्स लिमिटेड है, बहुत से कंपनीज आज है भी नहीं, कितनों ने अपनी कंपनी का नाम बदल लिया। कहना मुश्किल है पर वो कोशिश करेगा पता लगाने की। ऑफिस में सभी बातें कर रहे होते हैं कि शिंघाई ग्रुप के हुआंग ने शादी अपनी वाइफ से इसलिए की थी ताकि उनके फादर की कंपनी टेक ओवर कर सके। आजकल उनके सारे कारनामे बाहर आ रहे हैं। इवन उनकी वाइफ तो उनसे भी बुरी है, वो तो विक्टिम्स को ही काम से निकाल दिया करती हैं। फिर जांगियान और सिशाओ आते हैं और मीटिंग शुरू होती है कि शिंघाई तो अब लिस्ट से हट गई है, बचे वान ही यू और चौशांग ग्लोबल, पर दोनों में ही अपने अपने फ्लॉज थे। पर अब उनके पास ऑप्शन थी सेवरल ब्रांड्स के साथ कोऑपरेट करने का जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स है। पर सिशाओ का कहना इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम करने से उनका रिकॉग्नाइजेशन कम हो सकता है, तो उसने जाओ और चेंग को जियांगियान के साथ मिलकर कोलैबोरेटर की लिस्ट सिलेक्ट करने को कहा जो उनके ब्रांड थीम से मैच करते हो। दूसरा आइडिया था सिशाओ ने सोचा खुद ही का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम बनाने की। चिलांग को ये रिस्की लगता है। उनका कहना है शिंघाई और लानवी के पार्टनरशिप को मेंटेन रखना फिलहाल के लिए सही होगा। पर सिशाओ भी बोला जिस तरह से वो कंपनी ऑपरेट करती है
वो फ्यूचर में उनके लिए रिस्की हो सकता है। शिशाओ का मकसद है शिंघाई को हटा देने का। चिलान ने पूछ ही लिया, क्या ये सब इसलिए क्योंकि जुआन के साथ गलत हुआ, या फिर सच में वो लानवी की भलाई सोच रहा है।